सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट। और वर्कशीट नंबर आपकी 4 है और तिथि है 12 जुलाई 2021। कक्षा अध्यापक का नाम या विषय अध्यापक और यहाँ अपना। तो आज हमें गद्यांश पढ़ना है। पहले भी हमने गद्यांश पढ़ा था, आज भी हम गद्यांश पढ़ेंगे, अपठित गद्यांश। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा प्रशासन का इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है। कहने का मतलब है कि जो शिक्षा का हमारी प्रणाली है, उसका प्रशासन है, वो बहुत ज़्यादा उसका हिस्टोरिकल नहीं है। हाल फिलहाल में ही चीज़ें बनी हैं, बहुत प्राचीन यानी पुराना नहीं है। इस देश में शिक्षा की शुरुआत धार्मिक दृष्टिकोण से हुई। देश के प्रशासकों ने शिक्षा में रुचि कम प्रदर्शित की। सर्वप्रथम 1813 के चार्टर एक्ट के बाद तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा प्रशासन का दायित्व लिया। यह दायित्व भी बहुत सीमित था। देश की समग्र शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया समुचित रूप से व्यय हो, यह देखना मात्र ही तत्कालीन प्रशासन का लक्ष्य था। शिक्षा प्रांतों का विषय रहा, तब सरकार ने शिक्षा में रुचि लेना प्रारंभ किया। इसके बाद ही हमें शिक्षा प्रशासन के स्वरूप परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी कि धार्मिक रूप से हमें शिक्षा दी गई पुराने ज़माने में, लेकिन अंग्रेज़ों के टाइम पर पहली बार ये 1813 में एक एक्ट लाया गया जिसे चार्टर एक्ट कहा गया प्यारे बच्चों। और ये उस समय की जो सरकार थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने शिक्षा प्रशासन का अपने ऊपर जिम्मा लिया। और लेकिन बड़े लेवल पर उसका दायरा नहीं था, बड़ा सीमित था, छोटा था लक्ष्य। तो देश की पूरी शिक्षा के लिए, पूरे देश के लिए 1 लाख रुपया किस तरह खर्च हो, केवल उनका मामला यही देखने का था। लेकिन जब शिक्षा प्रांतों का मतलब सरकार ने शिक्षा में रुचि लेना शुरू किया, उसके बाद हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। 1921 तक शिक्षा प्रशासन केंद्रीय विषय रहा। 1921 के बाद से अब तक यह राज्य का विषय बना रहा। कुछ महत्वपूर्ण अधिकार तथा राज्यों को सलाह देने का काम, समग्र देश की शिक्षा नीति आयोजन, देश के शिक्षा संबंधी आंकड़ों का प्रकाशन, विशिष्ट क्षेत्रों की शिक्षा, वित्तीय अनुदान, राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं का संचालन आदि केंद्र के अधीन रहे। तो उसके बाद मतलब हर राज्य अपनी शिक्षा नीति तय करता है, किस तरह से परिवर्तन करना है, क्या क्या उसमें विकास करना है, क्या क्या नई नई चीज़ें देनी है। तो लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ख़ास हैं, उनका ध्यान सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार रखती है, उसके वो अंडर में आते हैं, अधीन हैं। फिर भी समग्र रूप से शिक्षा संविधान में राज्य सूची में होने के कारण प्रशासन का ही विषय बना रहा। अक्टूबर 1976 में इस विषय को समवर्ती सूची में ले लिया गया है। आशा की जाती है कि केंद्रीय प्रशासन अधिक सक्रिय एवं महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर सकेगा। तो यानी 1976 से इस विषय को खास उसमें ले लिया गया है। और अब ये उम्मीद की जाती है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो शिक्षा की जिम्मेदारी है उसको बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएं, जिससे देश का विकास हो, रोजगारपरक शिक्षा हो और जो युवा है वो आगे बढ़ सके, देश भी उस शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ सके और दुनिया में नाम हो सके। तो उम्मीद है ये गद्यांश आपको समझ आया होगा। अब इसके आधार पर कुछ प्रश्न और उत्तर हैं प्यारे बच्चों, आइए हम उसको करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि धार्मिक शब्द से प्रत्यय को अलग कीजिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न ये है कि धार्मिक शब्द से प्रत्यय को शब्द को अलग कीजिए। धार्मिक, तो धार्मिक जो हमारा शब्द है, धर्म जमा इक, यानी इक जो है ये प्रत्यय है। मैंने जैसे कि बताया कि शब्द के आखिर में जो कोई अक्षर या शब्द जुड़कर एक नया शब्द बनाता है तो वो प्रत्यय कहलाता है, और जो शब्द के शुरू में लगता है वो उपसर्ग होता है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। तो धर्म जमा इक, धर्म हमारा मूल शब्द है और इक जो है वो प्रत्यय है। तो प्रश्न 2 है प्यारे बच्चों हमारा कि विशिष्ट एवं सीमित शब्दों के विलोम बनाइए। तो विशिष्ट का अर्थ होता है, यानी विलोम है साधारण और आम। विशिष्ट का मतलब होता है खास, तो खास का अपोजिट उल्टा बनेगा साधारण या आम। आम जन कहते हैं, आम व्यक्ति कहते हैं, यानी नॉर्मल व्यक्ति। सीमित का विलोम शब्द होगा असीमित। सीमित होता है एक फिक्स होता है, और असीमित का मतलब जिसका कोई भी दायरा नहीं होता, बहुत बड़ा फैला होता है।
प्रश्न 3 हमारा है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में किस वर्ष शामिल किया गया। तो प्यारे बच्चों, इसका हमारा उत्तर है 1976 में। ये बड़ा खास हमारा गद्यांश है जिसको आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए और समझना भी चाहिए और दिमाग में रखना भी चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में भी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। ये स्क्रीन पर हमारा प्यारे बच्चों चौथा प्रश्न है कि शिक्षा से संबंधित 1813 का चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। और जैसे कि हमने गद्यांश में पढ़ा, 1813 का जो चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को लेकर था। तो इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना तथा उसमें आमूलचूल परिवर्तन करना था। यानी कि जो पद्धति पुरानी चल रही थी उसमें बदलाव करना उनका उद्देश्य था, और सरकार ने सीधा अपने हाथ में उस शिक्षा के उद्देश्य को लिया। पांचवा हमारा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि आप वर्तमान विद्यालय शिक्षा व्यवस्था में कौन से 2 परिवर्तन करना चाहेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारी तरफ से तो उत्तर यह है कि शिक्षा रोजगार को देने वाली होनी चाहिए। यानी शिक्षा वो हो जिससे कि आगे रोजगार के अवसर पैदा हों और उससे रोजगार मिले, ताकि कोई भी गरीबी जैसी परेशानी ना झेल सके। दूसरा है 5वीं कक्षा के बाद विषय चुनने का विकल्प होना चाहिए। अभी तो ये है प्यारे बच्चों कि भाई जो विषय दिए जाते हैं वही हमें पढ़ने होते हैं, और आमतौर पर विषय चेंज करने का जो मिलता है हमें वो 11वीं क्लास से मिलता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई इसमें कि हम 5वीं कक्षा यानी 6ठी कक्षा से ही अपने विषय यानी सब्जेक्ट चुनने का विकल्प ऑप्शन होना चाहिए। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको वर्कशीट समझ आई होगी, इसके प्रश्न उत्तर भी समझ आए होंगे। बड़ा महत्वपूर्ण गद्यांश है ये। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट और प्रश्न उत्तर आपको समझ आ गए होंगे। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलूँगा फिर आपकी अगली वर्कशीट को लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मास्क लगाकर बाहर निकलें, समय समय पर हाथ धोते रहें, साफ सफाई का ध्यान रखें। आप स्वस्थ रहें। आपका दिन शुभ हो।